हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 हॉरर स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। ये तीनों स्टोरीज डार्क नेट पर प्रेजेंट उन लोगों के रेफरेंस से ली गई हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उनके साथ कुछ बेहद ही भयानक हुआ था और वो चाहते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में लोगों को पता चले। आई डोंट नो दैट दीज स्टोरीज आर रियल और नॉट, बट जिन्होंने इन स्टोरीज को नरेट किया है दे सीम टू बी वेरी रियलिस्टिक। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि हमारे इस चैनल का मोटिव किसी भी तरह के सुपरस्टिशन को या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना नहीं है। द सोल मोटिव ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टोरीज जस्ट टू मेक यू एंटरटेन। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो। तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की पहली कहानी, जिसका नाम है द घोस्ट ट्रैप्ड इनसाइड द डॉल। ये स्टोरी क्लाउडी नाम की एक टीनेज लड़की की है। क्लाउडी जब 12-13 साल के थे तब उसकी मॉम उसको बहुत सारी डॉल्स खरीद कर दिया करते थे। कॉज ऑफ दिस क्लाउडी हैड अ पाइल ऑफ डॉल्स इन हर रूम। क्लाउडी के पास बहुत सारी बार्बीज थी और कई सारी बेबी डॉल्स थी। आई मीन क्लाउडी की मॉम को अपने बच्चों को डॉल्स गिफ्ट करने का जैसे कोई ऑब्सेशन था। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना होता था तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी डॉल्स ही हुआ करती थी। क्लाउडी के पास इतनी सारी डॉल्स थी जिस वजह से वो उन डॉल्स की कोई खास परवाह नहीं करती थी। बट उन डॉल्स में से जो सबसे अच्छी डॉल्स थी उन्हें वो अपने रूम के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखती थी, जिससे कि उसकी छोटी बहन उन डॉल्स तक ना पहुंच पाए। वेल, वी ऑल वुड अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वी ऑल वांट शेयर एवरीथिंग विद आवर सिबलिंग्स। क्लाउडी के पास एक सबसे ब्यूटीफुल बार्बी डॉल थी हु वाज वेल ग्रूम्ड एंड हैड गॉर्जियस अनटच्ड हेयर। उसी बार्बी डॉल के पास एक और हवाइन डॉल रखे थे जो कि कोई इतनी ज्यादा रेयर डॉल नहीं थी, बट इट वॉज वेरी कॉमन डॉल। लेकिन ये हवाइन डॉल क्लाउडी के लिए बहुत ही स्पेशल थी एंड इट वॉज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे टू हर। क्लाउडी की ग्रैंड मदर हवाई में रहती थी, तो जब जब क्लाउडी की और उसकी बहन की समर वेकेशंस होती थी तो वो दोनों अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हवाई चली जाती थी। क्लाउडी की ग्रैंड मदर हवाई से नहीं थी, बट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हवाई आइलैंड पर ही बिता दी थी और वो कभी भी मेनलैंड आना पसंद नहीं करते थे। क्लाउडी के ग्रैंड मदर को पानी से बहुत डर लगता था और वो प्लेन में बैठने से भी बहुत घबराती थी, जिस वजह से वो ज्यादातर अपने घर के अंदर रहना ही पसंद करती थी। एंड कॉज ऑफ दिस शी ग्रेजुअली डेवलप्ड अ फोबिया नेम्ड एग्रोफोबिया, जिस वजह से वो कहीं भी अकेले जाने से घबराती थी एंड उन्हें कार ड्राइव करने में भी काफी दिक्कत होती थी। इसलिए उन्होंने एक औरत को हायर किया था जो कि उनके लिए ड्राइव करते थे और उनके जो डे टू डे के वर्क होते थे उनमें उनकी हेल्प करते थे। उस लेडी की एक बेटी थी जो कि ऑलमोस्ट उस वक्त क्लाउडी की एज की थी। वो भी ज्यादातर क्लाउडी की ग्रैंड मदर के घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। The lady was really nice and always offered to bring them places to see the island, because obviously grandmother couldn't because she had agoraphobia। जब वो लेडी क्लाउडी को और उसकी छोटी बहन को आइलैंड घुमाने के लिए जाया करती थी तब उस लेडी की बेटी क्लाउडी की ग्रैंड मदर के साथ घर पर ही रुका करती थी, बिकॉज वो अपनी माँ की एब्सेंस में क्लाउडी की ग्रैंड मदर का काम में हाथ बटाया करती थी। द नेम ऑफ दैट लिटिल गर्ल वॉज अकेला। जब क्लाउडी और उसकी फैमिली वेकेशंस पर ग्रैंड मदर से मिलने हवाई आए तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दे स्टेड एट ग्रैंड मदर्स हाउस एंड एक्सप्लोर्ड द आइलैंड विद द हेल्प ऑफ दैट लेडी। अकेला पहले तो क्लाउडी से और उसकी बहन से काफी अच्छे से पेश आ रही थी, बट धीरे धीरे उसका स्वभाव काफी बदल गया था। अकेला स्टार्टेड गेटिंग रियली मीन एट नॉट हेल्पिंग देम एट ऑल, स्पेशली जब अकेला की माँ क्लाउडी को एक टॉय शॉप पर लेकर गई एंड वहां से क्लाउडी को उन्होंने एक हवाई डॉल दिलाई। अकेला को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको अपनी माँ का क्लाउडी को डॉल दिलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। क्लाउडी ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और वो पूरे दिन बस उस हवाई डॉल के साथ खेलती रहती थी। लेकिन बीच में अचानक से कहीं वो हवाई डॉल गायब हो गई। क्लाउडी ने उस डॉल को ढूंढने की काफी कोशिश करी, बट उसे वो डॉल कहीं पर भी नहीं मिली। फिर एक दिन वो डॉल अपने आप ही उसके रूम की शेल्फ पर रखी हुई थी जहां उस डॉल को क्लाउडी रखा करती थी। क्लाउडी ने नोटिस किया कि जब उस डॉल से क्लाउडी नहीं खेला करती थी तब अकेला उस डॉल से खेलती थी। क्लाउडी का दिल काफी बड़ा था, इसलिए उसने अकेला को उस डॉल से खेलने दिया और उसने इसकी कोई भी परवाह नहीं की। लेकिन एक दिन क्लाउडी की नजर अकेला पर पड़ी। अकेला ग्रैंड मदर के घर के एक रूम के कॉर्नर में क्रॉस लेग्स करके बैठी हुई थी एंड हर आईज वर रोल्ड बैक इन हर हेड। क्लाउडी ने अकेला के कंधे पर हाथ रखकर उसको लाया, बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड। शी टोटली वेंट स्टोन कोल्ड। अकेला इस पोजीशन में बैठकर दबी जबान में कुछ चैंट कर रही थी। जब क्लाउडी ने उसके मुंह के पास कान लगाकर ध्यान से सुना तो क्लाउडी को ऐसा लगा कि जैसे अकेला कोई मंत्र पढ़ रही थी और उसके हाथ में वही हवाइन डॉल थी। तभी उसी मोमेंट पर अकेला की माँ उस रूम में आ गई एंड वो अकेला को देखकर काफी घबरा गई। उन्होंने अकेला को उसका हाथ पकड़कर उठाया एंड वो उसको उठाकर ले गई। अकेला को जब उसकी माँ ने उठाया
तब उसके हाथ से वो हवाइन डॉल छूटकर जमीन पर गिर गई एंड अकीला वेंट लिम्प इन हर मदर्स आर्म। अकीला की ये सिचुएशन देखकर उसकी माँ बहुत तेज चीखी। क्लाउडी ने इससे पहले कभी भी इतनी डरावनी चीख नहीं सुनी थी। उसकी माँ की ये चीख सुनकर ग्रैंड मदर भी रूम में आ गई और उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए इमीडिएटली पुलिस को कॉल लगा दी। 20 मिनट बाद वहां पर पुलिस पैरामेडिक्स के साथ आ गई और पैरामेडिक्स ने अकीला की माँ को बताया दैट शी वॉज इन सम काइंड ऑफ डीप कोमा। वो अकीला को हॉस्पिटल लेकर गए और फिर उसके बाद क्लाउडी ने कभी भी अकीला को नहीं देखा। ये इंसिडेंट होने के बाद अकीला की माँ हमेशा क्लाउडी से और उसके ग्रैंड मदर से जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगती थी। क्लाउडी को ये बात कभी भी समझ में नहीं आई कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है और वो उनसे माफी मांग रही हैं। आई मीन इसमें कुछ भी माफी मांगने जैसा नहीं था, बट शी वॉज ऑलवेज अपोलोजेटिक फॉर वॉट हैपेंड दैट डे। लेकिन एक दिन जब अकीला की माँ क्लाउडी का रूम क्लीन कर रहे थे तब अचानक से वो बहुत तेज तेज चीखने लगी। उनकी चीख सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया है। उनकी चीख इतनी ज्यादा भयानक थी कि क्लाउडी और उसकी ग्रैंड मदर जल्दी से रूम में पहुंच गए। जैसे क्लाउडी और ग्रैंड मदर रूम में पहुंची, अकीला की माँ उस हवाइन डॉल की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करके कहने लगी, अकीला अकीला। वो अकीला का नाम बहुत ही ज्यादा रो रो कर ले रही थी और उनकी शक्ल पर खौफ साफ देखा जा सकता था। उस लेडी की आवाज में एक अलग ही दर्जे का डर था। क्लाउडी को और उसकी ग्रैंड मदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों स्टॉल की तरफ पॉइंट करके ऐसे बिहेव कर रही हैं। उसी रात अकीला की माँ ने अपना सारा सामान पैक किया और वो वहां से निकल गई और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। उन्होंने क्लाउडी की ग्रैंड मदर के यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। ये सब कुछ क्लाउडी के लिए बहुत ही वियर्ड था बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। लगभग एक हफ्ते के बाद क्लाउडी और उसकी फैमिली उसके ग्रैंड मदर के घर से वापस मेनलैंड अपने घर आने के लिए रीपैकिंग कर रहे थे। इस पूरे हफ्ते क्लाउडी ने अपनी डॉल्स की तरफ बिल्कुल नहीं देखा बिकॉज क्लाउडी और उसकी मॉम अकेले ही पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे, इसलिए क्लाउडी ने अपनी डॉल्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट रीपैकिंग करते वक्त जब क्लाउडी ने अपनी डॉल्स की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसकी डॉल्स नीचे गिरी हुई हैं सिवाय एक डॉल को छोड़कर, और वो थी वही हवाइन डॉल। क्लाउडी ने देखा कि वो हवाइन डॉल ऐसी रखी हुई थी कि जैसे वो खड़े होकर उन नीचे गिरी डॉल्स की तरफ देख रही हो एंड लिटरली उस हवाइन डॉल के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ दोस नॉक्ड ऑफ डॉल्स वर ऑल chewed up into pieces and their heads were torn off। ये नज़ारा देखकर क्लाउडी का तो जैसे दिमाग का स्विच ही फूक गया था और वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी मॉम और ग्रैंड मदर को कॉल आउट करने लगी। क्लाउडी की मॉम और ग्रैंड मदर उसके रूम में आई एंड दे सॉ ऑल मैस अराउंड हर रूम। बट उसकी मॉम और ग्रैंड मदर ने उससे ये कहकर सारी बात डाल दी कि हो सकता है कि कोई आइलैंड रेड खिड़की के थ्रू अंदर आ गया हो और उसने क्लाउडी की डॉल्स का ये हाल किया हो। बट क्लाउडी सोच रही थी कि मानो वो चूहा खिड़की के थ्रू अंदर आ गया होगा, बट क्या उस चूहे ने खुद से शेल्फ का ग्लास डोर खोला और उसने सिर्फ उस हवाइन डॉल को छोड़कर सारी डॉल्स को बुरी तरह से मैस्ड अप कर दिया एंड फिर वो चूहा खुद से उस शेल्फ का डोर क्लोज करके आराम से उस खिड़की से बाहर चला गया। आई मीन हाउ कुड इट बी इवन पॉसिबल। और यही बात उस वक्त क्लाउडी के दिमाग में भी रिवॉल्व कर रही थी। क्लाउडी न्यू दैट समथिंग इज नॉट राइट बट क्वेश्चन इज व्हाट। बट इतना कुछ होने के बावजूद क्लाउडी ने अपना सारा सामान पैक किया एंड क्लाउडी और उसकी पूरी फैमिली प्लेन में बैठकर मेनलैंड के लिए एयरपोर्ट से निकल गए। बट मिड एयर में प्लेन के कुछ अलार्म बजने लगे। अकॉर्डिंग टू केबिन क्रू मेंबर्स, प्लेन के लगेज एरिया में कुछ वायरिंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी। पायलट ने किसी तरह सेफली प्लेन को मेनलैंड एयरपोर्ट पर लैंड किया एंड जब टेक्निकल टीम ने प्लेन के लगेज एरिया में जाकर वायरिंग को चेक किया तो उन्होंने देखा कि वायरिंग को किसी ने चबाया था। बट वायरिंग के ऊपर की प्रोडक्शन लेयर इतनी मोटी और स्ट्रॉन्ग थी जिस वजह से उस वायरिंग को कोई खास डैमेज नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल टीम, इट लुक लाइक मेनी ह्यूमन टीथ हैड बीन बाइटिंग इनटू केबल्स। They figured that maybe it was a baby rat because it only gnawed and fortunately didn't cause any dangerous damage. But Cloudy knew that something is wrong with that doll. I mean, अकीला का उस डॉल को अपने हाथ में रखकर मंत्र पढ़ना एंड फिर उसका डीप कोमा में चला जाना, उसके बाद हवाइन डॉल को छोड़कर सारी डॉल्स का म्यूटिलेशन हो जाना एंड देन प्लेन की वायरिंग का इस तरह कुतरे जाना, इन सब का आखिर क्या मतलब था? Cloudy was connecting the dots and she reached on a conclusion that was nothing but she was Akila. क्लाउडी डिडंट नो बट समहाउ अकीला ने अपनी रूह उस डॉल के अंदर टेलीपोर्ट कर दी। उसने ये कैसे किया? शी हैड नो आइडिया, बट सारी बातें इसी तरफ पॉइंट कर रही थी कि ये हो ना हो अकीला ही है। आई नो इट ऑल साउंड्स लाइक द प्लॉट ऑफ मूवी चाइल्ड्स प्ले, बट इट वॉज हैपनिंग विद क्लाउडी इन रियलिटी। क्लाउडी न्यू इट वॉज हर।
शी वांटेड टू रैक द प्लेन बिकॉज शी हेट्स हर सो मच। घर जाते वक्त क्लाउडी की मॉम ने अपनी कार रिफ्यूल करवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रोकी एंड क्लाउडी ने उसी गैस स्टेशन की गार्बेज कैन में उस हवाइन डॉल को डाल दिया। क्लाउडी ने उस डॉल को गार्बेज कैन में डाला था और वो डॉल गार्बेज कैन से निकलकर पता नहीं कैसे जमीन पर आ गई एंड गैस स्टेशन अटेंडेंट ने उस डॉल को देख लिया एंड उसने वो डॉल उठाकर वापस से क्लाउडी को दे दी और उसने क्लाउडी से कहा, मिस यू ड्रॉप्ड योर डॉल। क्लाउडी वाज इन शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने उस डॉल को गार्बेज बिन के अंदर डाला था और ऊपर से उसने उस गार्बेज बिन की लिड भी ढक दी थी, तो फिर वो डॉल खुद से कैसे ऊपर आ सकती है। क्लाउडी ने उस डॉल को फिर से फेंक दिया एंड जब वो अपनी कार में जाकर बैठी तो उसने देखा कि वो डॉल कार की बैक सीट पर बैठी थी। नाउ दिस डॉल वाज हॉन्टिंग क्लाउडी। जब क्लाउडी अपने घर आ गई तब उसने उस डॉल को एक मोटे से प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर अच्छे से बंद कर दिया। क्लाउडी ने सोचा कि ऐसा करने से शायद ये डॉल दम घुटने की वजह से मर जाएगी। वेल, हाउ स्टूपिड दैट थॉट वाज। क्लाउडी ने उस हवाइन डॉल को एक प्लास्टिक बैग में अच्छे से पैक करने के बाद अपने रूम के क्लोसेट में बंद कर दिया था। 1 महीने तक लगभग हर रोज क्लाउडी को उस क्लोसेट से स्क्रैच करने की और हंसने की आवाजें आती थी। क्लाउडी रोज उस इविल लाफ को सुनती थी और क्लाउडी को इस बात का पूरा अंदाजा था कि एक ना एक दिन वो डॉल जिसमें प्रोबेबली अकीला की सोल थी वो उस क्लोसेट से बाहर आ जाएगी और फिर वो किसी ना किसी तरह जरूर क्लाउडी को हार्म पहुंचाएगी। क्लाउडी couldn't take it any longer. She grabbed the doll and flipped it on the garbage disposal. गार्बेज डिस्पोजल जो मशीन होती है उसकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो मशीन किसी भी तरह के कचरे को छोटे छोटे पार्टिकल्स में काट देती है एंड वो कचरा ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ बाहर चला जाता है। जब क्लाउडी ने उस डॉल को गार्बेज डिस्पोजल मशीन में फेंका तब उस डॉल का सर सबसे पहले गार्बेज डिस्पोजल मशीन के अंदर गया एंड जैसे मशीन के ब्लेड्स ने उसका सर काटा वैसे ही उस गुड़िया के चीखने की बहुत तेज आवाज आई। दैट वाज एन इविल स्क्रीम which Cloudy would never forget. उसका सर अंदर जाते ही डिस्पोजल मशीन जैम हो गई एंड जब क्लाउडी ने उस डॉल को बाहर निकाला तो उसने देखा दैट हर हेड वाज हाफ गॉन एंड देन वाज एवरीथिंग नॉर्मल। फिर गार्बेज कलेक्टर आया एंड वो गार्बेज के साथ उस डॉल के वेस्ट को भी ले गया। क्लाउडी को लगता है कि जब डिस्पोजल मशीन ने उस डॉल का सर काटा था तब शायद कुछ ऐसा था जो कि उस डॉल के अंदर से निकल गया था एंड दैट डॉल बिकेम लाइफलेस। अब भी क्लाउडी को ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉल अभी भी उसके घर में है। क्लाउडी जहाँ भी अपनी चीज़ों को रखती है वो चीज़ें उसे वहाँ नहीं मिलती और कभी कभी तो उसको वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। अब भी रात में उसे अपनी डॉल जमीन पर नीचे गिरी हुई मिलती हैं और उसको अब भी अपने बेड के नीचे से स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देती है। क्लाउडी को नहीं पता कि वो कब तक ये झेल पाएगी। आखिर उसे क्या करना चाहिए? अगर आप उसके जगह होते देन व्हाट वुड यू डू? फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है। ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है एंड दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस कंज्यूम आर लॉट्स ऑफ आवर्स। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस चैनल। और दूसरी अपील आपसे मेरी यह है कि अगर आपके माइंड में कोई रियल क्राइम स्टोरी है या फिर हॉन्टेड या फिर डार्क वेब रिलेटेड स्टोरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस स्टोरी को मेंशन कर सकते हैं एंड आई प्रॉमिस मैं उस स्टोरी पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा एंड जो भी मुझे वो स्टोरी रिकमेंड करेगा मैं उसका नाम अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा। अब शुरू करते हैं हम अपनी आगे की कहानी। हमारी दूसरी स्टोरी एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक सेक्लूडेड केबिन में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए गया था, बट उसके साथ वहां पर जो कुछ हुआ उसे वो लड़का शायद ही कभी अपने दिमाग से निकाल पाएगा। हमारी दूसरी स्टोरी का नाम है द घोस्ट इन द ट्रीज। ये कहानी टोड नाम के एक लड़के की है। टोड ऑनलाइन जोक्स पर हमेशा हंसकर रिएक्ट करता था एंड उसका फेवरेट जोक था कि किसी जगह पर बहुत सारे मरे हुए लोगों को दफना दो और जब उन लोगों की लाशों के ऊपर पेड़ उगाएंगे तब वो जगह कहलाएगी एक परफेक्ट हॉन्टेड जंगल। आई नो ये कोई जोक कम बल्कि एक स्कैरी आइडिया जरूर लगता है, बट टोड के लिए ये एक जोक ही था। ये सब कुछ टोड के लिए तब तक जोक ही रहा जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में बने एक वुडन कैबिन में शिफ्ट नहीं हुआ था। टोड के फादर एक राइटर थे एंड वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में बेसिक कॉलम लिखा करते थे। टोड के फादर का सपना था कि वो एक बुक लिखें और उसको किसी अच्छे पब्लिशर से पब्लिश करवाएं, बट उन्हें खुद से कभी इतना टाइम मिलता ही नहीं था कि वो अपने इस पैशन को फॉलो कर सकें। जब टॉड के फादर के बॉस को उनके इस पैशन का पता लगा तो उसने टॉड के फादर से कहा कि वो अपने राइटर बनने के पैशन को फॉलो करें एंड उसने उनकी हेल्प करने के लिए जंगल के बीचों बीच बने अपने वुडन कैबिन को उन्हें ऑफर कर दिया। उनके बॉस ने कहा कि वो जंगल में एकांत में जाकर अपनी बुक को और अच्छे से लिख पाएंगे बिकॉज जंगल में शहर की तरह शोर शराबा नहीं होता है एंड वहाँ पर काफ़ी शांति होती है। इसलिए किसी ऐसी जगह पर जाकर टॉड के फादर अपनी बुक को और अच्छे से लिख पाएंगे और टॉड के फादर ने सोचा कि उनको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा।
उनका बॉस उनके इस पैशन को फॉलो करने में उनकी मदद कर रहा है, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। टॉड के फादर ने अपने बॉस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड वो टॉड की मॉम यानी कि अपनी वाइफ और टॉड को लेकर जंगल के उस कैबिन में चले गए। बिकॉज टॉड की समर वेकेशंस चल रही थी, इसलिए उन्हें अपने साथ टॉड को ले जाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में तो उस जगह पर सबको बहुत मजा आ रहा था। कैबिन के पास से एक वाटर स्ट्रीम गुजरती थी जो कि बहती हुई पास में सिचुएटेड एक लेक में जाकर गिर जाते थे। देयर टॉड यूज्ड टू कैच मिनोज एंड पॉलीवॉक्स व्हाइल हिज मॉम कुक्ड एंड डू हाउस कोर एंड हिज फादर स्टार्टेड टू राइट हिज बुक। टॉड की माँ वैसे तो ज्यादातर कैबिन के अंदर ही रहा करती थी बिकॉज उन्हें सन रेज से एलर्जी थी एंड अगर वो ज्यादा देर तक सन रेज में रह लिया करती थी तो उनकी स्किन पर सनबर्न्स हो जाते थे एंड उनकी स्किन पर बहुत सारे रैशेस निकल आते थे, जिस वजह से टॉड अपना ज्यादातर टाइम अकेले ही स्पेंड किया करता था और वो ज्यादातर उस वाटर स्ट्रीम के पास या फिर उन जंगल के पेड़ों के बीच खेलता रहता था। The first 2 months were fun. Then in August, it started to get really hot with a lot of wind. There were lots of thunderstorms when the cold air would blow in. इन दोनों बहुत सारे ओलों की बारिश होती थी, जिस वजह से टोड को कैबिन के अंदर ही रहना पड़ता था और जब तूफान चला जाता था तो वो वापस से बाहर आकर खेलने लगता था। बट इस बार कुछ अलग था। कैबिन के आसपास की हवा काफी अजीब सी हो गई थी और वो हवा महसूस करने में काफी ठंडी सी थी एंड उस हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। टॉड के लिए चीजें तब और ज्यादा अजीब हो गई जब उसे हवा में आवाज सुनाई देने लगी। टॉड को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हवा उसका नाम पुकार रही है और उस आवाज का साउंड हवा से गुजरता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बाउंस हो रहा था और हर बार अलग पेड़ से उसे एक अलग आवाज सुनाई दे रहे थे। This was just like different people are calling out his name. कभी कभी उन पेड़ों की टहनियां टोड के शोल्डर्स को ऐसे छूती थी जैसे वो उसे दबी जबान में कह रही हो कि तुम हमारे साथ चलो। लिटरली टोड को ऐसा लगता था जैसे उन पेड़ों के ब्रांचेस मूव करती थी और वो पेड़ टोड से दबी जबान में बात करते थे। It was very weird and creepy, but at the same time it was very exciting for Todd because इससे पहले उसे ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ था। टॉड उस साउंड को फॉलो करता हुआ एक पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ पर किसी का नाम कार्व किया गया था और वो नाम था किसी जॉन ल्यूसर्ने का। टॉड ने जब और पास जाकर उस पेड़ को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उस नाम के नीचे लिखा था born 1965, died 1975. Suddenly Todd felt really sad for whoever John Lucerne was. He was only 10 years old, about the same age of Todd. टॉड भी उस वक्त 10 साल का था और ये सब जानकर टॉड को जॉन के लिए बहुत बुरा फील हुआ। टॉड को इतना बुरा फील हुआ कि उसको रोना आ गया बिकॉज टॉड वॉज एन इमोशनल गाय। जब टॉड ने पीछे मुड़कर जॉन लुसरने वाले ट्री की तरफ देखा तब ईस्ट डायरेक्शन से हवा का एक तेज ब्लो जॉन लुसरने वाले पेड़ से आकर टकराया एंड उस पेड़ की टहनियां मुड़कर एक दूसरे पेड़ की तरफ पॉइंट करने लगी और उस हवा में से एक आवाज आई जो कह रही थी वहां पर। टॉड उस दूसरे पेड़ की तरफ गया एंड उसको उस पेड़ पर आई लेवल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी आसमान में बहुत तेज बिजली के गड़गड़ाने की आवाज आई और जैसे ही टॉड ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसकी नजर पेड़ के ऊपर वाले सिरे पर पड़ी और उस पर भी एक नाम कार्व था। उस कार्विंग में लिखा था सिंडी लुसर्ने, born 1963, died 1973. Again only 10 years old. The sorrow he suddenly felt for both was painful. टॉड को अपने कदम काफी भारी फील हो रहे थे एंड ही फेल्ट वीकनेस इन हिज बॉडी। टॉड हिम्मत करके अगले पेड़ की तरफ बढ़ा और उसने उस तीसरे पेड़ पर एक और नाम कार्व देखा। उस पर लिखा था रॉनी लुसर्ने, born 1960, died 1970. टॉड said no and he cried out loud, feeling the pain each one felt. टॉड को ये कंफर्म हो गया था कि उन पेड़ों के नीचे बच्चों को दफनाया गया है एंड ये पेड़ कुछ और नहीं है बल्कि उन बच्चों के टूम स्टोन है। अब सवाल यह था कि आखिर ये तीनों ही बच्चे सेम एज में कैसे मरे। आई मीन जॉन, सिंडी एंड रोनी, ये तीनों ही 10 साल की उम्र में मरे एंड अनडाउटली ये बच्चे एक ही फैमिली से थे बिकॉज दे हैड सेम सरनेम सो दे मे बी ब्रदर्स, सिस्टर्स और कजिन्स ऑफ ईच अदर। टॉड इतना सोच ही रहा था तभी टॉड को ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई पीछे से पकड़कर उसका दम घोट रहा है। तभी आसमान में बहुत तेज बिजली चमकी एंड एक पेड़ टूटने की वजह से बहुत तेज नीचे गिरा। वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर गया एंड उस पेड़ के पत्ते चारों तरफ फैल गए। टॉड ने जब उस पेड़ की तरफ देखा तो वो पेड़ जॉन लुसरने वाला पेड़ था। जल्दी ही टॉड एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां पर उसको पूरी तरह ना तो जागता हुआ कहा जा सकता था और ना ही पूरी तरह सोया हुआ कहा जा सकता था। ही इज समवेयर इन द मिडल ऑफ वेक एंड स्लीप। इस कंडीशन में टॉड ने देखा कि एक आदमी और एक औरत एक बच्चे को जमीन में दफना रहे हैं। उस बच्चे को मिट्टी से ढकने के बाद वो उसके ग्रेव के ऊपर एक पौधा लगा रहे हैं जो कि अनडाउटली आगे चलकर वो पेड़ बना जो टॉड ने देखा। ये सब देखकर टॉड बहुत तेज चीखा और उसने चीखते हुए कहा, तुमने उसे मारा है। टॉड के ये कहते ही उस आदमी ने और औरत ने टॉड की तरफ देखा। Their faces became distorted like demons as they came closer.
Sharp teeth hid behind thin lips, and their eyes were as black as night. वो आंखें इतनी ज्यादा भयानक थी जिन्होंने टोड को कई सालों तक नाइटमेयर्स दिए। तभी बारिश होने लगी एंड बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें टोड के फेस पर आकर पड़ने लगी। टोड को अपनी मॉम की आवाज सुनाई दी एंड उसने देखा कि उसके फादर उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ भाग कर आ रहे हैं एंड वो डीमंस वहां से गायब हो गए थे। टॉड के डैड ने उसको अपनी गोद में उठाया एंड वो उसको उस जंगल से दूर लेकर कैबिन के अंदर आ गए। टॉड बार बार अपने पेरेंट्स से कहे जा रहा था वो पेड़ नहीं है, वो कब्रें हैं। टॉड के डैड उसकी इस बात का बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं थे बिकॉज जब टॉड के मॉम डैड उसकी बातों को वेरीफाई करने के लिए उस जंगल में गए तब उन्हें उन पेड़ों पर ना तो कोई मार्किंग्स मिली ना कार्विंग्स मिली, ना ही उन्हें कोई इनिशियल्स मिले। वो पेड़ देखने में ऐसे थे जैसे उन पर कभी भी कुछ भी कार्व नहीं किया गया था। दी रेस्ट ऑफ द समर ही स्टेड इनसाइड दैट कैबिन अंटिल द डे बिफोर दे वर सपोज टू लीव। जब टॉड की समर वेकेशन खत्म हुई तब टॉड के डैड के बॉस उस केबिन में आए एंड जब उनको टॉड ने अपने इस हॉन्टेड एनकाउंटर के बारे में बताया तब उन्होंने केबिन के पास बनी वर्कशॉप से एक चैन सो उठाई एंड उन्होंने इन पेड़ों को काट डाला। जब उन्होंने पेड़ों के नीचे की जमीन को खोदा तो उन्हें वहां से कोई डेड बॉडी या फिर कोई ह्यूमन कैरकास नहीं मिला। टोड ने कहा कि उन पेड़ों पर 3 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ लिखी हुई थी। तब टोड के डैड के बॉस ने उन्हें जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिया। बॉस ने बताया कि सालों पहले उन्होंने जब ये कैबिन खरीदा था तब उस कैबिन की रेनोवेशन करने के दौरान उन्हें कैबिन के नीचे से 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले थे एंड उन्होंने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने उन तीनों स्केलेटन्स को अपने पोजीशन में ले लिया एंड जब उन स्केलेटन्स का फोरेंसिक एनालिसिस किया गया तो उसमें पता चला कि ये तीनों ही स्केलेटन्स 10 साल के बच्चों के थे एंड ये तीनों बच्चे एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। पुलिस को ना तो कभी उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में पता चला एंड ना ही ये पता चला कि आखिर वो बच्चे मरे कैसे थे और उन्हें कैबिन के नीचे क्यों दफनाया गया था। प्रीवियस ओनर को भी उन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बॉस के अकॉर्डिंग पेड़ों के नीचे से कभी भी उन्हें उन बच्चों के स्केलेटन्स नहीं मिले थे। टोड के दिमाग में अभी सवाल था कि आखिर उसे उन पेड़ों पर कार्विंग्स क्यों दिखाई देती थी एंड जब किसी को भी उन बच्चों के बारे में नहीं पता है तो फिर उसे उन बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ कैसे दिखाई देती थी और ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि ठीक 10 साल के बच्चों की मौत के बारे में उसे उन पेड़ों से पता चला एंड उन्हीं 10 साल के बच्चों के स्केलेटन्स सालों पहले कैबिन के नीचे से निकले थे। दी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टू टॉड वाज शायद उन बच्चों की स्पिरिट्स उन पेड़ों के जरिए टॉड को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन थे एंड उनके साथ क्या हुआ था और ये सब शायद टॉड को ही इसलिए दिखाई दिया क्योंकि वो भी उस वक्त एग्जैक्ट उसी एज का था जिस एज में उन बच्चों की मौत हुई थी एंड कहीं ना कहीं टॉड इस बात को भी जानता था कि उन बच्चों की मौत हुई क्यों थी और कैसे थी। समर वेकेशंस खत्म होने के बाद टॉड की फैमिली अपने घर आ गई एंड दे नेवर विजिटेड दैट कैबिन एवर। आज भी टॉड को सपनों में वो पेड़ दिखाई देते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि वो उस जंगल में वापस आए। हमारी थर्ड स्टोरी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसको शायद कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। हमारी आज की थर्ड एंड लास्ट स्टोरी का नाम है विचेस फिंगर। ये कहानी फिलिप्स नाम के एक आदमी की है। फिलिप्स इस वक्त अपनी लाइफ के 60s में है बट फिलिप्स जब 6 या 7 साल के थे तब उनके साथ एक ऐसे ट्रेजिक एक्टिविटी हुई जिसके जख्म उन्हें आज तक सताते हैं। फिलिप्स रात में जब भी अपने घर के विंडो से बाहर देखते हैं तब उन्हें उस रात की याद आती है। उनको एक औरत एब्डक्ट करके ले गई थी। तब फिलिप काफी यंग थे और उन्हें उस रात के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है बट उन्हें ये याद है कि जिस औरत ने उन्हें एब्डक्ट किया था उसकी उंगलियां कैसे दिखती थी। तब फिलिप की एज यही कोई 6 या 7 साल के आसपास रही होगी और ये वक्त था 60s का। उस जमाने में लोग काफी फ्री रहा करते थे, लाइफ उस वक्त काफी आसान थी बट इन दोस टाइम्स अ लॉट ऑफ किड्स वुड गो मिसिंग एंड इट वाज हार्डर टू फाइंड देम। उस जमाने में लोग इतने भी बुरे नहीं थे जितने आज होते हैं। इवन विद द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल फेल्ट सफर फ्रॉम पीपल एंड दोज इन पावर बट इट वाजंट टेक्नोलॉजी दैट फाउंड फिलिप। फिलिप वॉज फाउंड इन ओल्ड फैशन वे। 60s में हिप्पी कल्चर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा था एंड फिलिप के पेरेंट्स भी हिप्पीज थे। हिप्पीज लोगों की एक खासियत होती थी कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफी दूर रहते थे एंड वो अपनी लाइफ को ड्रग्स एंड म्यूजिक में डुबोकर काफी इंजॉय करते थे। फिलिप के पेरेंट्स भी ऐसे थे, उनको फिलिप की कोई खास फिक्र नहीं थी, वो उसको कहीं भी अकेला छोड़कर इंजॉय करने चले जाते थे। एक तरह से फिलिप अपने पेरेंट्स के लिए होकर भी ना होने के बराबर थे। His parents were camping out at a concert as they were hippies. Supposedly there were a lot of drugs, drinking and other adult entertainment going on. फिलिप बहुत छोटे थे इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें कॉन्सर्ट में लेकर नहीं जाना चाहते थे और वो उन्हें कॉन्सर्ट होने वाली जगह से थोड़ी दूर पर एक टेंट सेटअप करके उसके अंदर बैठाकर चले गए। फिलिप के पेरेंट्स ने उन्हें टेंट के अंदर बैठाकर बाहर से टेंट की जिप बंद कर दी एंड अब फिलिप
अपने स्टफ्ड एनिमल्स एंड ब्लॉक टॉयज के साथ अकेले थे। उस जमाने में आज की तरह टैबलेट, मोबाइल्स या फिर पोर्टेबल टीवीज नहीं हुआ करते थे, इसलिए बच्चे या तो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे या फिर इंडोर में वो टॉयज के साथ खेला करते थे। फिलिप के पेरेंट्स उन्हें ऐसे ही अकेले छोड़कर मस्ती करने चले गए एंड उनके जाने के बाद बाहर काफी अंधेरा हो गया था एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट क्वाइट नियर बाय। फिलिप को टेंट से दूर चल रहे कॉन्सर्ट की तो हल्की हल्की आवाज आ रही थी, बट इसके अलावा उन्हें आसपास से किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। इवन द फ्रॉग्स एंड क्रिकेट्स वर क्वाइट। इट डिडंट मैटर टू हिम देन, बट ही रिमेंबर नाउ। ही डोंट रिमेंबर अ लॉट ऑफ हिज चाइल्डहुड, बट दिस ही डू। आई मीन सोच कर देखो यार, एक 6 साल के बच्चे को उसके खुद के माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया है, वो अपनी मौज मस्ती के लिए उसको उसकी किस्मत के सारे छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि वो बच्चा उनके और उनकी मस्ती के बीच में ना है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को बच्चा पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है? आई मीन उन्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है? अपनी पूरी ज़िंदगी मस्ती में ही काट दो। वेल व्हाटएवर। फिलिप उस टेंट में बिल्कुल अकेले थे एंड उन्होंने अपने स्टफ्ड एनिमल से ही बात करनी शुरू कर दी एंड वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो स्टफ्ड एनिमल्स वापस से उनसे बात कर रहे हैं। फिलिप इतने अकेले थे कि उन्हें अपने उन बेजान खिलौनों में दोस्त नजर आ रहे थे। तभी फिलिप को अपने टेंट के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है एंड बाहर से टेंट की जिप को अनजिप करने की साउंड सुनाई देती है। फिलिप ने सोचा कि उनके मॉम एंड डैड वापस आ गए हैं, इसलिए वो भागकर अपने स्लीपिंग बैग में जाकर लेट गए एंड ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक ही इज स्लीपिंग। बट वो जो भी पर्सन था वो फिलिप के मॉम या डैड में से कोई नहीं था। उस पर्सन ने फिलिप को उठाया एंड वो उनको लेकर चलने लगा। अभी भी फिलिप को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर जा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक ही इज एस्लीप। सो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा ही नहीं एंड बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था कि अगर फिलिप अपनी आंखें खोलकर भी देखते हैं तो शायद वो ठीक से नहीं पहचान पाते हैं कि उनको कौन लेकर जा रहा था। वैसे भी 6 साल के बच्चे को इतना होश कहाँ होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। किड्स आर प्योर सोल। जब वो पर्सन फिलिप को कैरी करके ले जा रहा था तब फिलिप को अपने चारों तरफ जैस्मीन अरोमा की स्मेल आ रही थी। टेंट से कुछ दूर चलने के बाद उस पर्सन ने फिलिप को एक हार्ड सी चीज पर लेटा दिया। फिलिप को उस वक्त इस चीज का अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि ये कोई टेबल है या फिर कोई स्टोन है। तभी फिलिप को अपने पास से एक हमिंग साउंड सुनाई देती है। फिलिप को ये आवाज बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं लगी, बिकॉज फिलिप अपने पेरेंट्स की आवाज को अच्छे से पहचानते थे एंड ये आवाज उनके पेरेंट्स की आवाज से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी। अब ये वो वक्त था जब फिलिप को ये फील हो गया कि जो पर्सन उन्हें अपनी गोद में उठाकर यहाँ लाया है वो उनके मॉम या डैड में से कोई नहीं है। एंड उस पर्सन को देखने के लिए फिलिप ने अपनी आंखें खोली। फिलिप ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ा सा झाड़ देखा जिसके ऊपर काफी ब्यूटीफुल व्हाइट फ्लावर्स लगे हुए थे। वहां पर सब कुछ अच्छा था सिवाय उन बुशेस के दूसरी तरफ खड़ी एक लेडी के। फिलिप को नहीं पता था कि एक डेड बॉडी कैसे दिखती है, पर जब फिलिप ने उस लेडी की तरफ देखा तो वो समझ गए कि एक डेड बॉडी कैसे दिखती होगी। शी वॉज एन ओल्ड लेडी हु हैड डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑन हर फेस। हर फिंगर्स वर लाइक ड्राइड ब्रांचेस ऑफ ट्री। That lady had bony old fingers and they really did look like a dried up pile of dead fingers. फिलिप के पास एक औरत आई जिसके काले लंबे बाल थे और उसने एक बड़ा सा लबादा पहन रखा था। वो औरत फिलिप की टेबल या फिर जो भी था जिस पर फिलिप लेटे थे उसके पास आई एंड उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए फिलिप को थोड़ा सा हिलाया। जैसे ही फिलिप ने उस लेडी की तरफ देखा वैसे ही वो लेडी बहुत तेज मुस्कुराई और उसने कहा, आह, हमारा लिटिल सैक्रिफाइस उड़ गया, देखो ये कितना प्यारा है। फिर उस लेडी ने फिलिप को कुछ खाने के लिए दिया जिसका टेस्ट मीठा था। उस चीज को खाते फिलिप को बहुत तेज नींद आने लगी। प्रोबेबली उस लेडी ने फिलिप को ड्रग किया था जिससे कि वो सो जाए, बट फिलिप अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे एंड वो किसी भी कीमत पर सोना नहीं चाहते थे। फिर उस लेडी ने अपने फादर के बारे में कुछ कहा कि उसके फादर इस ऑफरिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। प्रोबेबली शी वॉज टॉकिंग अबाउट सैटर्न। फिलिप वॉज वॉचिंग एवरीथिंग थ्रू ड्रग्ड विजन। उस लेडी ने एक चाकू उठाया एंड उसने अपनी एक उंगली पर कट लगाया। उस लेडी के उंगली से ब्लड निकलने लगा एंड वो ब्लड उस लेडी ने फिलिप के ऊपर थोड़ा सा गिरा दिया एंड शी स्टार्टेड चैंटिंग समथिंग। इसके बाद उस जगह पर सेम उस लेडी जैसी दिखने वाली और औरतें आ गईं और उन सब ने ठीक उस लेडी जैसे आउटफिट्स पहन रखे थे। उन सब औरतों ने एक साथ चैंट करना शुरू कर दिया एंड वो सब अपने दोनों हाथों को चैंट करते करते ऊपर नीचे कर रही थी, लाइक दे वर वेलकमिंग समवन विद रिस्पेक्ट। फिलिप वाज जस्ट अ लिटिल किड, ही हैड नेवर सीन अ स्कैरी मूवी, सो ही हैज नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन। फिलिप के पेरेंट्स के कुछ अजीब दोस्त थे जो कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करते रहते थे, इसलिए फिलिप ने सोचा कि उनके पेरेंट्स के वियर्ड फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसी वियर्ड हरकतें कर रहे हैं। वो लेडीज फिलिप्स के चारों तरफ खड़ी होकर डांस करने लगी। इसी दरमियान कोई बाहर से एक बकरा लेकर आया एंड उन सब ने मिलकर बड़ी बेरहमी से उस बकरे को मार डाला। दे ब्रूटली किल्ड दैट गोट इन फ्रंट ऑफ फिलिप्स।
ये देखकर फिलिप समझ गए दैट दिस इज सम सीरियस शिट। फिलिप बहुत छोटे थे इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने डर के मारे बस रोना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंफर्ट हिम, द फर्स्ट वुमन केम ओवर एंड लाव। हर लाव वाज मोस्ट इविल लाव Philip has ever listened. By then he was screaming and he could barely see around himself because the tears were so thick. वो औरतें फिर से फिलिप के अराउंड सर्कल में आकर खड़ी हो गईं एंड उन सब ने फिर से कुछ चैंट करना शुरू कर दिया। उनकी चैंटिंग की आवाज़ ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी। तभी उनमें से एक लेडी बड़ा सा चाकू लेकर फिलिप के सर के पीछे की तरफ आकर खड़ी हो गई एंड उसने अपने हाथों में वो चाकू लेकर उसके डायरेक्शन फिलिप के चेस्ट की तरफ कर दी। उस लेडी ने जैसे ही उस चाकू को फिलिप के चेस्ट में घुसाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, तभी फिलिप ने देखा कि वो औरत अपने आप ही बहुत दूर जा गिरी और वहां पर जितनी और औरतें थीं वो वहां से भागने लगी। फिलिप ने जब अपनी आंखों को घुमाकर देखा तो वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए थे एंड उनमें से ही एक पुलिस वाले ने उस लेडी के लात मारी थी जिसने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। उस पुलिस वाले की लात उस औरत को इतनी ज़्यादा जोर से पड़ी थी कि वो किसी कबूतर की तरह दूर जाकर गिरी। वो सारी औरतें कहीं अचानक से गायब हो गईं, इंक्लूडिंग दैट फ्लाइंग लेडी। Those policemen brought him to the hospital while the cops looked for his parents who got into a lot of trouble just leaving him alone while they went off and got high on whatever. फिलिप को एक फॉस्टर फैमिली के हवाले कर दिया गया because according to the child's care committee, Philip's parents aren't capable to take care of him. But the story doesn't end here. उस फॉस्टर होम में जो लेडी थी जिसने फिलिप को फॉस्टर किया था वो देखने में बिल्कुल उस लेडी की तरह थी जिसने फिलिप को मारने की कोशिश करी थी एंड शी इवन साउंडेड लाइक हर। बट उस लेडी ने कभी भी फिलिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस घर में फिलिप के बेडरूम की विंडो के बाहर वही जैस्मिन बुश थे जो फिलिप ने तब देखी थी जब उनको सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाया गया था। उस जैस्मिन फ्लावर की ब्रांचेस बिल्कुल उस ओल्ड लेडी की बॉनी फिंगर्स की तरह थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो फिलिप को पकड़ना चाहती हैं। वो लेडी मर गई जिसने फिलिप को फॉस्टर किया था एंड बाद में एक दूसरी फैमिली ने फिलिप को फॉस्टर कर लिया। अब जब कभी भी फिलिप सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी विंडो के बाहर वही बॉनी फिंगर्स दिखाई पड़ती हैं और जब हवा चलती है तो फिलिप को ऐसा लगता है जैसे वो लेडी उनका नाम पुकार रही है। वेल, अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग फिलिप्स के लिए वो विचेस इतनी ज़्यादा स्कैरी नहीं थी जितने स्कैरी उनके पेरेंट्स थे। आई मीन भला कोई माँ बाप अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिलिप्स पेरेंट्स वॉज हिज रियल मॉन्स्टर। आई विश दुनिया में किसी भी बच्चे को ऐसे पेरेंट्स ना मिले एंड फिलिप्स ने अपनी लाइफ में जो झेला है वो किसी भी बच्चे को ना झेलना पड़े बिकॉज द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन इज एवरीथिंग दैट मैटर्स।